उनका बेटा अच्छा खा पी के तंदुरुस्त मोटा हट्टा कट्टा हो जाता है। जैसे कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो या आपकी कोई फ्रेंड हो, उनकी नजर में एक हेल्दी इंसान होता है सिक्स पैक एब्स के साथ। अब यहाँ पे हर पर्सन टू पर्सन हेल्थ की एक अलग ही परिभाषा है। अमूमन हम लोग ये कहते हैं कि जहां पर आपको निरोगी काया मिलती है, मतलब डिजीज से फ्री बॉडी मिलती है, दैट इज हेल्दी बॉडी। बट ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं हम दो इंपॉर्टेंट पिलर को यहाँ पे भूल जाते हैं। पहला है आपका सोशल एस्पेक्ट और दूसरा है आपका मेंटल एस्पेक्ट। देखिए इंडिया में सोशल एस्पेक्ट पे तो फिर भी वर्क किया जाता है, बट मेंटल एस्पेक्ट तो बिल्कुल ही निगलेक्टेड है, मतलब बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं हम अमूमन देखते हैं कि लोग रनिंग करते हैं, जिम जाते हैं, वो सभी लोग अपनी फिजिकल हेल्थ पे तो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, उसके अलावा सोशल हेल्थ पे भी ध्यान देते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं, दोस्तों के साथ टाइम बिताते हैं, जहां पर हम इंश्योर करते हैं सोशल हेल्थ। अब इसके अलावा एक और हेल्थ होती है मेंटल हेल्थ, जहां पर ये देखा जाता है कि आपकी मनोस्थिति कैसी है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके ऊपर बहुत सा मेंटल प्रेशर होगा। आज मेरा ये असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, आज का मेरा दिन खराब रहा, आज तो मेरे को कुछ पढ़ाया हुआ समझ ही नहीं आ रहा। अब ऐसी स्थिति में इतने प्रेशर में जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, और इंडिया में ये सबसे ज्यादा नेगलेक्टेड पार्ट है। अब ऐसा कहने के पीछे कारण ये है कि इंडिया में जो स्टूडेंट्स का सुसाइड रेट है ना, वो रेट बहुत ज्यादा है। अमूमन आप वर्ल्ड में जो देखते हैं सुसाइड रेट वो उससे भी ज्यादा है। तो इस वजह से मैं ये कहता हूं कि इंडिया में जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो सबसे नेगलेक्टेड पार्ट है। अब जब हम बात करते हैं होलिस्टिक एजुकेशन की या होलिस्टिक डेवलपमेंट की, तो उनमें इन तीनों पिलर के ऊपर बराबर वर्क करना होता है। जैसे गांधी जी ने वर्धा सिस्टम में कहा था कि हमें सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें फोकस करना चाहिए फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ पे भी। फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन से होते हैं? जैसे आपकी बॉडी के अंदर आपने सुना होगा 10th क्लास में कि एचसीएल होता है। आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर तेजाब है और जिसका नाम है एचसीएल। अब ये मिलता कहाँ है? ये आपको मिलता है आपके स्टमक में। अब ये भी तो किसी तरह का बैक्टीरिया या एंटीजन आपके पेट के अंदर घुसे तो उसको बर्न कर देगा ना, क्योंकि है तो ये तेजाब ही। अब इससे हमारी बॉडी को तो बचाने के लिए एक अंदर मैकेनिज्म बना हुआ है, बट कहीं ना कहीं ये जो आपके बैक्टीरिया है अगर ये इसके कांटेक्ट में आएंगे तो कहीं ना कहीं इन्हें ये जला के राख कर देगा। उसके अलावा आपके मुंह में जो सलाइवा बनता है वो भी एक तरह का आपका डिफेंस मैकेनिज्म ही है, वो भी आपकी इम्यूनिटी में हेल्प करता है। तो ये सभी आपके अलग अलग टाइप के इनेट इम्यूनिटी के पार्ट हैं, जिसके बारे में मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया है। लेकिन इससे बियॉन्ड अगर हम जाते हैं ना, तो यूपीएससी पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको रोकूंगा नहीं। अगर आपको लगता है आप हार्ड इम्यूनिटी है ना, ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है। पैथोजन स्पेसिफिक कैसे? मान लीजिए किसी सर्टेन टाइप के बैक्टीरिया ने आपकी बॉडी में एंट्री की है। अब ये जो आपका बैक्टीरिया है इसके अगेंस्ट आपकी बॉडी फाइट करेगी। अब ये इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करेंगे। बाकी अगर कोई और टाइप का बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करता है तो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट ये आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये काम नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आप एक बार एक बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होते हैं या वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं तो आपकी बॉडी में मेमोरी डेवलप हो जाती है, मतलब एक तरह की याददाश्त। अब इसे समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक छोटे बच्चे का। देखिए एक छोटा बच्चा होता है तो उसके अंदर जिज्ञासा होती है नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने की। के अंदर एक मेमोरी बन जाती है कि अगली बार अगर मैं आपकी बॉडी के अंदर जो सेल है वो जब भी अगली बार उस बैक्टीरिया को फिर से इनकाउंटर करते हैं तो वो अपनी मेमोरी के हिसाब से उनसे फाइट करते हैं कि पिछली बार ये बैक्टीरिया आया था तो मैंने इस तरह के एंटीजन बनाए थे, तो वो उन्हीं को एक्टिवेट करके उस बैक्टीरिया को खत्म करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे आपके दो तरह के रिस्पॉन्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स। जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है वो बहुत स्लो होता है, वेराज अगर बात कीजिए सेकेंडरी रिस्पॉन्स की तो ये रैपिड होता है। अब ऐसा क्यों? देखिए पहली बार जब आपका शरीर किसी बैक्टीरिया से लड़ रहा होता है तो उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। अब इस प्रोसेस में उसे टाइम लगता है। अब क्योंकि उसने किसी चीज के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनानी है तो उसके लिए समय लगता है। अब एक बार अगर आपने वो एंटीबॉडी बना ली तो उसके बाद जो आपका रिस्पॉन्स होगा वो ज्यादा रैपिड होगा। अब ये जो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये दो तरह की हो सकती है, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में आपको एक दो चीजें याद रखनी है। पहला, यहाँ पे आप पैथोजन के कांटेक्ट में आते हैं और ये जो आपकी इम्यूनिटी है ये ड्यूरेबल है, काफी लंबी चलेगी और इफेक्टिव प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करती है। यहाँ पर एक तरह से आपकी मेमोरी डेवलप होती है, मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम अपने आप मेमोरी को डेवलप करेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपकी बूस्टर डोज काफी एफिशिएंट हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आपके एक छोटा सा पीरियड होता है जहाँ पर आप बीमार पड़ेंगे, उसके बाद ही ये इम्यूनिटी डेवलप होती है। मतलब कि आपकी बॉडी खुद से एक इम्यूनिटी डेवलप करती है किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट। अब पैसिव में क्या होता है कि यहाँ पे आपकी बॉडी अपने आप इम्यूनिटी को डेवलप नहीं करती है, यहाँ पे आपके अंदर इम्यूनिटी इंड्यूस की जाती है और ये एक तरह से आपकी कम इफेक्टिव है और यहाँ पे किसी तरह की मेमोरी डेवलप नहीं होती। अब इसके बाद अगर आप बूस्टर डोज दें तो ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं रहती और इन केसेस में जो आपकी इम्यूनिटी है वो इमीडिएटली डेवलप हो जाती है। आइए एक बार डिटेल में समझते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या है। देखिए जब आपकी होस्ट की बॉडी किसी एंटीजन के अगेंस्ट एक्सपोज होती है ना, चाहे वो लिविंग फॉर्म में हो आपका एंटीजन या डेड हो। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो कोविड के कांटेक्ट में आ गया, अब यहाँ पे ये वायरस आपका लाइव है और इनका जब आपकी बॉडी के अंदर एंट्री होती है ना तो इससे जो इम्यूनिटी डेवलप होगी दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि आपकी एक्टिव इम्यूनिटी बहुत स्लो होती है फर्स्ट टाइम में और बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। अब ये तो हो गया नेचुरल वे में आप कैसे एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। अब ये तरीका आप आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं। अब आर्टिफिशियल कैसे? आपने पोलियो ड्रॉप्स के बारे में सुना होगा, आपने वेरियस इंजेक्शंस के बारे में सुना होगा, तो ये सभी क्या है? आपके आर्टिफिशियल मीन है जहां से आप एक्टिव इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम पोलियो वायरस की एक डोज को तैयार करते हैं तो उसमें या तो हम लाइव वायरस को डालते हैं जिसे हम पैरालाइज कर चुके हैं, या हम एक डेड वायरस को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी बॉडी में। अब जब आपकी बॉडी इन वायरसेस को रिसीव करती है तो ये इनके खिलाफ एक इम्यूनिटी को डेवलप करती है और इसको भी हम एक्टिव इम्यूनिटी ही कहते हैं, बट ये एक आर्टिफिशियल तरीका है, नेचुरल नहीं है। देखिए जो पोलियो वायरस है वो बहुत ही डेडली है, डेंजरस है। अब अगर ये लाइव वायरस आपकी बॉडी में जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, तो हम उसे क्या कर देते हैं? पैरालाइज कर देते हैं, जिसे हम कई बार कह देते हैं लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। अब ये जो आपकी वैक्सीन होती है ना, इनमें इन वायरसेस को पैरालाइज इसलिए किया जाता है ताकि ये और ज्यादा फैले ना आपकी बॉडी में। बट जब हम लाइव वायरस को आपकी बॉडी में डालते हैं पैरालाइज करके, तो इस केस में जो रिस्पांस होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। वेयरएज अगर हम डेड वायरस को आपकी बॉडी में इंड्यूस करेंगे तो यहाँ पे जो आपका रिस्पांस होगा वो काफी वीक रह जाता है, इसलिए प्रेफर किया जाता है लाइव वायरस को। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी है। मान लीजिए अगर आपने लाइव वायरस किसी ऐसे पर्सन में डाल दिया जिसका इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे उसकी जान को खतरा भी हो सकता है, क्योंकि ये वायरस तब मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उस केस में ढंग से एंटीबॉडीज डेवलप नहीं करेगा और इस वजह से वो पर्सन उस बीमारी से इन्फेक्टेड भी हो सकता है, जैसे कई बार हम पोलियो के केस में भी देखते हैं। अब ये तो बात हुई एक्टिव इम्यूनिटी की। अब बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की। ये भी दो तरह से आती है, एक होती है नेचुरल सोर्स से, एक होती है आर्टिफिशियल सोर्स से। अब मान लीजिए कोई पर्सन इन्फेक्टेड था कोविड से, अब उसकी बॉडी के अंदर कोविड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी है। अब यहाँ पर उसके ब्लड से इन एंटीबॉडीज को अलग किया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है। अब अगर हम इन एंटीबॉडीज को किसी और पर्सन के अंदर डालेंगे तो इससे ऑटोमेटिकली एक रिस्पांस जनरेट हो सकता है उस पर्सन के अंदर अगेंस्ट कोविड। ऑल्दो ये अभी इतना कारगर नहीं है कोविड के केस में, बट आप एक एग्जांपल के तौर से समझिए कि एक पर्सन ने एंटीबॉडी डेवलप की, उसकी एंटीबॉडी निकाल के हम किसी दूसरे पर्सन में डाल रहे हैं। अब इस तरह से जब आप एंटीबॉडीज को ट्रांसफर कर रहे हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। ये आर्टिफिशियल केस है। अब बात करते हैं नेचुरल केस की। अब आपने कई बार ऐड देखी होगी जहां पर डॉक्टर ये रेकमेंड करते हैं कि जो आपका नवजात शिशु है यानी न्यूबॉर्न बेबी, उसको प्रेफर करते हैं हम पीला गाढ़ा दूध जो मां के फर्स्ट मिल्क में होता है।
अब यहाँ पे इस पीले गाढ़े दूध की खासियत ये है कि इनमें कई तरह की आपकी इम्यूनिटी होती है, जो कि बच्चे के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करती है काफी सारी बीमारियों के अगेंस्ट। अब क्योंकि एक नवजात बच्चे में इतनी ज्यादा इम्यूनिटी नहीं होती कि वो अलग अलग बीमारियों से लड़ सके, तो ये जो दूध होता है माँ का, ये दूध उसकी हेल्प करता है एंटीबॉडीज को डेवलप करने में, ताकि वो काफी सारी बीमारियों के अगेंस्ट ऑटोमेटिकली लड़ सके। तो यहाँ पे जो ब्रेस्ट फीडिंग है मदर की, जो आप फर्स्ट टाइम करवाते हैं आफ्टर द न्यूबॉर्न बेबी, इसी को कहते हैं हम नेचुरल वे ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। आई होप अब आपको इन चारों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया हो। अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि भैया एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। अब आप तो कह दोगे कि सर ने हमें बताया नहीं। अब सर ने तो दो तरह की इम्यूनिटी बताई थी, एक इनेट और एक अडैप्टिव। अब जो आपकी अडैप्टिव इम्यूनिटी होती है ना, उसी को कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो एक पर्सन अपने लाइफ के दौरान अडैप्ट करता है, सीखता है, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इस चीज को आप याद रखना। अब यहाँ पे आपकी जो इम्यूनिटी है वो दो तरह से डिवाइड कर रखी है, एक एक्टिव और एक पैसिव, जो मैं आपको बता चुका हूँ। Whereas अगर बात की जाए अडैप्टिव की, तो यहाँ पे दो तरीके से आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। अब यहाँ पे एक्टिव पैसिव अलग है। जैसे नेचुरल में आपकी मैटरनल और इन्फेक्शन दोनों नेचुरल में आती है, क्योंकि ये आपको नेचर से मिल रही है। और आर्टिफिशियल में बात की जाए जैसे एंटीबॉडी के ट्रांसफर या इम्यूनाइजेशन का, यहाँ पर आपकी सिर्फ हेडर चेंज हुए, बट अंदर का मटेरियल जो है वो सेम है। तो इसको एक बार ढंग से देखना। अब जैसे अगर बात की जाए एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो ये दो तरह से होती है, एक होती है एक्टिव एक पैसिव। अब यहाँ पे अडैप्टिव में क्या है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब ये दोनों डिफरेंट होगी ना, यहाँ पर नेचुरल और आर्टिफिशियल में हम दो अलग अलग में डिवाइड कर रहे हैं, एक्टिव और पैसिव। अब यहाँ पे जो आपकी एक्टिव और पैसिव है, इसमें भी दो अलग तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, एक नेचुरल में करेंगे एक आर्टिफिशियल में करेंगे। यहाँ पे भी एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो ये आपको बदल के भी आ सकते हैं, बट आपको अंदर का क्रक्स याद रखना है कि कौन सी आपकी नेचुरल है, कौन सी आपकी आर्टिफिशियल है। अब चाहे वो एक्वायर्ड हो या अडैप्टिव, काम दोनों के केस में सेम है, बस हेडर चेंज हुए हैं आपके। आइए अब समझते हैं एलर्जी और एलर्जन के बीच का डिफरेंस। देखिए मान लीजिए एनवायरमेंट में कोई एंटीजन प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे डस्ट प्रेजेंट है। अब डस्ट जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जाती है, जैसे नोज से जाएगी, तो आपकी बॉडी का रिस्पांस क्या होगा, आपको एकदम से छींक स्टार्ट होगी, स्नीजिंग। अब यहाँ पे जो आपका रिस्पांस है, ये आपके इम्यून सिस्टम का रिस्पांस है उस एंटीजन को, और इसी रिस्पांस को हम क्या कहते हैं, एलर्जी। मतलब एक तरह से जब आपका इम्यून सिस्टम बहुत एक्टिवली यानी एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करता है किसी एंटीजन को, इसे कहते हैं हम एलर्जी। अब यहाँ पे जो सब्सटेंस के खिलाफ आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है, जैसे यहाँ पे डस्ट के अगेंस्ट किया, तो ये डस्ट क्या हो गया, एलर्जन। अब यहाँ पे आपको और भी बहुत तरीकों के रिस्पॉन्ड मिल सकते हैं। जैसे कई बार आप देखते हैं कि किसी की बॉडी पे रैशेस हो जाते हैं, किसी की आंखों में से पानी आने लग जाता है, किसी का नाक बहना स्टार्ट हो जाता है, किसी को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मौसम में पोलन ग्रेन एकदम से इंक्रीज होती है, जैसे मौसम चेंज होता है ना, आपका सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से सर्दी आती है, तो उस समय पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा होती है एयर में। तो उस समय आप देखते हैं कि जिन बंदों को अस्थमा होता है, उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो ये क्या है, एक तरह का आपका एलर्जी ही तो है। और ये एलर्जी कुछ नहीं है, आपके इम्यून सिस्टम का रिस्पांस है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एलर्जन, यानी एंटीजन के अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्ड है। अब बात कीजिए एलर्जी होती क्यों है, तो यहाँ पे आपकी बॉडी में कुछ टाइप के केमिकल रिलीज होते हैं, जैसे हिस्टामाइन या आपका सेरोटोनिन। अब ये जो आपके केमिकल्स हैं, ये आपकी बॉडी में एक तरह से रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, और इन्हीं के कारण होती है आपको एलर्जी। अब इसके अलावा आप इन एलर्जी को अवॉइड भी कर सकते हैं। अब कैसे, जैसे जब भी आपको लगे कि पोलन का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो आप अपनी विंडो को क्लोज कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपनी आंखों पे ग्लासेस लगा सकते हैं अगर आपकी आंखों में किसी कारण से एलर्जी होती है। उसके अलावा आप डीह्यूमिडिफायर यूज कर सकते हैं, जहां पर आप अगर डस्ट वाले इलाके में रह रहे हैं, जैसे दिल्ली जैसे इलाके में रह रहे हैं। उसके अलावा आप जब भी किसी एनिमल को टच करें, आपको हाथ जरूर धोने चाहिए। तो इन चीजों से आप अवॉइड कर सकते हैं एलर्जी को भी। अब मान लीजिए किसी इंसान को ये पता करना हो कि उसे किस चीज से एलर्जी है, जैसे मान लीजिए मुझे किसी चीज से एलर्जी हो और मुझे पता ही ना हो कि मुझे किस चीज से एलर्जी है, हम इंजेक्ट करते हैं उस पर्सन की बॉडी में बहुत स्मॉल डोज में ऑल पॉसिबल एलर्जेंस। अब इससे हम स्टडी करते हैं कि किस तरह का रिएक्शन रहा है उस बॉडी में। अब अगर हमें एक बार पता लग जाए कि किस कारण से एलर्जी है, तो हम उस तरह की दवाई दे सकते हैं। जैसे हिस्टामाइन के खिलाफ हम एंटी हिस्टामाइन दे सकते हैं, स्टेरॉइड दे सकते हैं। अब इससे जो आपके सिम्टम है वो रिड्यूस हो जाएंगे। आइए अब बात करते हैं जूनोटिक डिजीज के बारे में। अब देखिए जूनोटिक वर्ड को अगर आप डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने याद किया था, तो यहाँ पे आपको जू दिखेगा। जू में क्या मिलते हैं, एनिमल। तो ये जो आपके पैथोजन है, ये ट्रेवल कर सकते हैं एनिमल्स में भी और ह्यूमंस में भी। अब इस वजह से ये काफी खतरनाक भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके घर में कोई पेट डॉग है। अब इससे अगर आपको कोई बीमारी हो जाए तो ये खतरे की विषय तो है। अब इससे बचने के लिए आपको फॉलो करने होते हैं 3 इंपॉर्टेंट स्टेप। पहला सर्विलेंस, जहां पर आप ट्रैक करेंगे किसी भी डिजीज को और फ्यूचर में उसके आउटब्रेक को रोकेंगे। दूसरा है गुड हेल्थ, मतलब राइट केयर कीजिए आप अपने एनिमल की और साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स की भी। इसके अलावा एजुकेशन, जहां पर आप इन डिजीज को स्प्रेड होने से रोक सकें और ट्रांसमिशन को रोक सकें। अब बात की जाए कोविड की, तो कोविड भी तो एक तरह की जूनोटिक डिजीज है ना। ऑल्दो कुछ लोग मानते हैं कि वुहान की लैब में बनी है, बट अभी तक तो ये कहा जा रहा है ना कि ये एक जूनोटिक डिजीज है, एनिमल से ह्यूमन में आई है। अब अगर दुनिया के लोग पढ़े लिखे होते तो कहीं ना कहीं हम इसका ट्रांसमिशन रोक सकते थे। अब सरकार हर रोज कहते कहते मर जाती है कि आप मास्क पहन के रखिए, आप अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए, बट कितने ही लोग ऐसी चीजों को परफॉर्म करते हैं। लोग अभी भी भीड़ करते हैं, अननेसेसरी बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, पार्टी करते हैं। प्रॉपर एजुकेशन दी जाए तो ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो सकती है। उसके अलावा ह्यूमन में मिलने वाली बैक्टीरियल डिजीज है आपके एक्ने, जिसे आप मुहासे भी कहते हैं, कॉलेरा, डिप्थीरिया, टाइफाइड, ट्रैकोमा, लेप्टोस्पायरोसिस, लेप्रोसी एंड टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। अब इनमें से कुछ डिजीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे और कल फर्दर इन्हें कंटिन्यू करेंगे। अगर पहली डिजीज की बात की जाए, पहली है आपकी एंथ्रेक्स। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि डिजीज टॉपिक को आपको पढ़ना कैसे। सबसे पहले तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो डिजीज है ये किस कारण से हो रही है। मान लीजिए वायरस की वजह से हो रही है, बैक्टीरिया की वजह से, या फंगस या किसी और कारण से, तो उसका आपको पता होना चाहिए। दूसरा, मान लीजिए अगर ये बैक्टीरिया से हो रही है तो उस बैक्टीरिया को आपको नाम पता होना चाहिए। कई बार मैच द फॉलोइंग में आ सकता है या स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है ये। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि क्या मोड है उसके ट्रांसमिशन का, मतलब कैसे अगर ये ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है तो ये कैसे ह्यूमन बीइंग में पहुंच सकती है। उसके अलावा कई बार आपको सिम्टम के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। अब बात की जाए एंथ्रेक्स की, तो आपको पता होना चाहिए कि एक बैक्टीरियल डिजीज है जो आपके बेसिलियस एंथ्रेसिस के कारण होती है। अब ये जो आपका बैक्टीरिया है ये ट्रांसमिट हो सकता है किसी भी इन्फेक्टियस मीट से, मतलब जो आप मीट खाते हैं इससे आपके अंदर भी आ सकता है। अमूमन ये जो बैक्टीरिया है आपको ग्रास में मिलता है, और जैसा कि आप जानते हैं कि काऊ, बफेलो, जितने भी आपके बोवियन एनिमल्स हैं, ये डिजीज आपको इनमें देखने को मिल सकती है। अब जब इनके मीट को कोई कंज्यूम करता है तो ये ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो जाती है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये डिजीज ह्यूमन और एनिमल दोनों में मिलती है, और ये एक तरह की जूनोटिक डिजीज है। अब यहाँ पे ये आपके स्किन इन्फेक्शन कर सकती है और आपके पेट के अंदर इन्फेक्शन कर सकती है, और ये इन्फेक्शन काफी फेटल भी हो सकती है। अब यहाँ पे होता क्या है, मान लीजिए ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया काफी समय तक डॉर्मेंट स्टेज में भी रह सकता है, मतलब आपके सॉइल में ये सालों साल ऐसे ही पड़ा रहेगा। और जैसे ही इसे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है, मतलब इसे ये काऊ खाएगी और इस काऊ के अंदर आपको वाटर भी मिल जाएगा, शुगर भी मिल जाएगा और न्यूट्रिएंट भी मिल जाएंगे, तो ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होने लगता है, जैसे सेल ग्रो करते हैं। अब जैसे ये ग्रो करेगा तो ये पॉइजन रिलीज करता है। अब इस पॉइजन से इस एनिमल की डेथ तक हो सकती है। उसके अलावा अगर बात की जाए इंसानों की, तो ये इंसानों में स्किन की भी इंफेक्शन कर सकता है, जैसा आपको इस इमेज में दिख रहा है। ये जो इमेज में गड्ढा सा दिख रहा है, ये आपका एंथ्रेक्स ही है। आइए अब समझते हैं कि ह्यूमन में ये डिजीज कैसे फैलती है। देखिए मान लीजिए ये पर्सन, इसका नाम है XYZ,
ये काम करता है डेयरी इंडस्ट्री में और यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट में आ रहा है बहुत सी ऐसी गाय और भैंसों के साथ जिनको एंथ्रेक्स हो। अब इन्हें तो पता नहीं है कि इस गाय या भैंस को एंथ्रेक्स है। अब होगा क्या कि जैसे ही ये उस एयर में सांस लेगा तो इसके अंदर भी एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया जा सकते हैं, जहाँ पर ये इसके लंग्स में डिपॉजिट होंगे और यहाँ पे इसके लंग्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। उसके अलावा ये जो आपके एंथ्रेक्स है डिपॉजिट हो जाती है यहाँ पे, इस पार्ट को हम कहते हैं स्टर्नम। अब जब ये स्टर्नम में डिपॉजिट होती है तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है और ह्यूमन बींग को भी इन्फेक्ट कर देती है। अब देखिए सबसे पहले बात तो ये समझने की है यहाँ पे कि एयर में आपके एंथ्रेक्स पहुंचा कहाँ से। देखिए जो एनिमल है ये भी सांस लेते हैं उसी एयर में जिसमें हम लेते हैं। अब अमूमन जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस के साथ कुछ वाटर वेपर भी रिलीज होते हैं एयर में, या कुछ थूक या स्लाइवा भी आपका रिलीज होता है। तो ये जो स्लाइवा है जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये आपकी एयर भी कंटामिनेटेड हो जाती है एंथ्रेक्स के साथ। इस वजह से ये आपका एंथ्रेक्स एनिमल से ह्यूमन बींग में भी ट्रांसमिट हो सकता है। उसके अलावा एंथ्रेक्स की वैक्सीन भी आ रखी है। अब ये जो आपकी मेडिसिन है ये हर एक के लिए अवेलेबल नहीं है, ये आपकी मिलिट्री पर्सनल और सिर्फ उन प्रोफेशनल्स के लिए अवेलेबल है जो हाई रिस्क पे हैं। मान लीजिए एक साइंटिस्ट है वो एंथ्रेक्स के ऊपर वर्क करना चाहते हैं तो उनके लिए आपकी वैक्सीन अवेलेबल है। अब इस आर्टिकल को डिस्कस करने के पीछे दो कारण है। देखिए आपका ये जो एंथ्रेक्स है इसे बायो वेपन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, या आप ये भी कह सकते हैं कुछ कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स। एक तरह का ऐसा वेपन है जिसे आप पाउडर की फॉर्म में, स्प्रे की फॉर्म में, फूड की फॉर्म में या वाटर की फॉर्म में अपने टारगेट तक भेज सकते हैं और ना आप इसे देख सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं। ये आपको नॉर्मल फूड ही लगेगा या नॉर्मल वाटर ही लगेगा, बट आप कहीं ना कहीं एंथ्रेक्स जैसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। उसके अलावा एक समय में यूएसए में बहुत ज्यादा टेरर फैल गया था लेटर्स को लेकर भी। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक पर्सन है एबीसी, ये एंटी नेशनल और एंटी सोशल एलिमेंट है। अब ये क्या करता है कि मान लीजिए एक चिट्ठी है, ये इस चिट्ठी का अंदर वाला साइड है जहां पर हम कुछ चीज लिखते हैं, ये यहाँ पे बैक्टीरिया का स्प्रे कर देता है एंथ्रेक्स का और इसे पोस्ट कर देता है। अब जैसे ही कोई पर्सन इस लेटर को ओपन करेगा और इस पार्ट को टच करेगा ना तो यहाँ से ये बैक्टीरिया इस पर्सन में ट्रांसमिट हो जाएगा। अब इसी तरह का आपको टेरर देखने को मिल रहा था यूएसए में, ये उस समय भी न्यूज में रहा था और उस समय 9/11 ताजा ताजा होके हटी थी, तो इसे एक तरह से टेररिज्म का एक्ट कहा गया था। आइए अब बात करते हैं ग्लैंडर की। अब ये जो ग्लैंडर है आपको इक्विन्स में देखने को मिलता है। अब इक्विन्स क्या होते हैं? जैसे आपके गधे और घोड़े होते हैं ना, तो उन्हें कहते हैं हम इक्विन्स, मतलब हॉर्सेस हो सकते हैं, डोंकी हो सकते हैं, म्यूल हो सकते हैं। अब ये मत पूछना म्यूल्स क्या होते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको एनवायरनमेंट में अच्छे से कराया हुआ है। तो म्यूल्स आपकी एक ऐसी प्रजाति है जो घोड़े और गधे के मिश्रण से बनती है। अब ये जो आपकी डिजीज है ग्लैंडर, ये एनिमल से ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो सकती है और इसके लिए रिस्पांसिबल है आपका बैक्टीरिया, उसका नाम है वुरखोल्डिविया मलाई। अब इसे आप मलाई नाम से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही किया था जब मैं प्रिपरेशन करता था। क्योंकि यार ये बायो के नाम ना, कौन सा वर्ड साइलेंट रखना है, कैसे रखना है, अपनी तो समझ से परे है। हाँ, जिनका मेडिकल बैकग्राउंड है उनके लिए थोड़ा इजी हो सकता है, बट आम इंसान के लिए कौन सा चीज साइलेंट करना है, किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं उस चीज को, भैया हमें तो नहीं समझ में आता। अगर आपको आता है तो ये नाम लिखा है, आप पढ़ के अच्छे से प्रोनाउंस कर लीजिए। इसके अलावा इस ग्लैंडर की कोई वैक्सीन नहीं है और ये आपकी एक नोटिफाइबल डिजीज है। अब नोटिफाइबल डिजीज क्या होती है? मान लीजिए अगर कोई घोड़ा किसी एरिया में मिलता है जैसे ग्लैंडर है, तो इसके लिए डॉक्टर को बताना होगा गवर्नमेंट एजेंसीज को कि उस एरिया में ये ग्लैंडर जैसी डिजीज मिली है। अब ये जो आपकी नोटिफाइबल डिजीज है कहां पर मेंशन है? तो ये आपकी ग्लैंडर एंड फेरसी एक्ट 1899 के अंडर मेंशन है। अब ये जो डिजीज है ये बहुत ज्यादा रैपिडली फैल जाती है आपकी। अब यहाँ पे आपको इस घोड़े पे ये दाने से दिख रहे हैं, वैसे तो इन्हें अल्सर कहा जाता है और हिंदी में कहते हैं हम छाले। ये जो छाले होते हैं ना घोड़े की स्किन पे, इससे पता लगता है कि किसी घोड़े को ग्लैंडर हुआ है या नहीं। अब घोड़ों के लिए तो ये प्रॉब्लम है ही है, उसके अलावा इंसानों के लिए भी एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने किसी इन्फेक्टियस फूड को खा लिया, पानी को पी लिया, तो ये आपके पेट में डिजीज को पहुंचा सकता है, इस बैक्टीरिया को पहुंचा सकता है। उसके अलावा मान लीजिए आपने इस तरह की एयर में सांस लिया तो ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू अंदर जा सकता है बॉडी में। उसके अलावा मान लीजिए आप घुड़सवारी कर रहे हैं और इस घोड़े को ग्लैंडर जैसी बीमारी है, तो ये कहीं ना कहीं इंसानों में फैल सकती है आपकी ग्लैंडर। अब इसमें आपको सिम्टम क्या दिखते हैं? जैसे फेस पे, लेग पे, आर्म पे नोडुलर से बन जाते हैं, मतलब एक जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ना गोल गोल सा, इस गोल गोल को अल्सर या नोडुलर आप जो मर्जी बोल सकते हैं। तो इस तरह के आपको नोडुलर दिखते हैं इन एरियाज में। अब 2017 के आसपास और 2019 में एक बार फिर से न्यूज में रहा था, बिकॉज ये आपको अहमदाबाद और सतारा जैसे एरिया में देखने को मिल रही थी डिजीज। तो इसके बारे में अगर अभी रिसेंट टाइम में न्यूज में रहे तो ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इतनी इंफॉर्मेशन इसके लिए कारगर है। अब क्योंकि रिसेंट टाइम में 2017 में ये बीमारी फैल रही थी, तो उस समय गवर्नमेंट ने नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंट्रोल, ताकि आपके प्रीलिम्स में आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकें। उसके बाद इसकी वजह से आपकी बॉडी में आपको डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस भी देखने को मिलता है और इसी वजह से डॉक्टर आपको ओआरएस भी रिकमेंड करते हैं या इलेक्ट्रोलाइट भी लेने को कहते हैं। अब यहाँ पे उसके अलावा आपको वॉमिटिंग और मसल क्रैम्प जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब बात की जाए इस कॉलेरा की, तो ये आपको होता कैसे? देखिए मान लीजिए कोई इन्फेक्टियस फूड है, आपने इसे खा लिया तो इससे भी आपको हो सकता है, पानी उससे भी हो सकता है। तो इससे बचा कैसे जाए? तो आप फूड को ढंग से प्रिपेयर करें, कोशिश करें उसे ढक के रखें। उसके अलावा पानी को उबाल के पिए, अपने हाथों को बराबर धोएं, अपने वॉशरूम को साफ रखें। अब अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कॉलेरा से बच सकते हैं। हर साल लाखों लोग इस कॉलेरा के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, तो इस वजह से कोशिश कीजिए अपने आप को सेफ रखें। अब ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा कहते हैं आपकी WHO। तो ये कहते हैं कि अभी भी ये वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लोबल थ्रेट है पब्लिक हेल्थ के लिए और इससे ये पता लगता है कि आपकी सोसाइटी में इनइक्वालिटी है और आपकी सोसाइटी में सोशल डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं कम है। अब बात की जाए इसकी ट्रीटमेंट की, तो आपको सॉल्ट सोल्यूशन लेना चाहिए, फ्लूइड इंटेक ज्यादा करना चाहिए और एंटीबायोटिक के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए। जनरली ये जो आपका कॉलेरा है ये आपको लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है, जहां पे रैपिडली आपके बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं और ये एक्ट करते हैं आपके इंटेस्टाइनल वॉल के ऊपर, जिसकी वजह से आपकी इस वॉल की वाटर अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और इसका रिजल्ट होता है राइस वाटर स्टूल या लूज स्टूल। तो इस बीमारी के बारे में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं डिप्थीरिया के बारे में। डिप्थीरिया को कॉज करता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है क्रोनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये इन्फेक्शन अमूमन आपको 1 से 25 साल की उम्र के लोगों में देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आपको अपने मुंह के इंटरनल हिस्से में, जहाँ पे आपको लटकती हुई सी पुतली सी दिख रही है, इसके बैक साइड में ये जो एरिया है, यहाँ पे आपको व्हाइट और ग्रे कलर के पैचेस देखने को मिलते हैं। अब ये मेजरली आपके पूर्व वैक्सीनेशन के कारण भी हो सकते हैं और लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार लोग इसकी बूस्टर डोज नहीं लेते, जिसके कारण आपको ये अडल्ट में भी देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं इसकी अवेयरनेस जनरेशन बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये जो आपके बैक्टीरिया है ये जनरली आपको थ्रोट में देखने को मिलेंगे या अपर एयरवेज में देखने को मिलेंगे, जहाँ पर निसल कैविटी आपके माउथ के साथ इंटरलिंक होती है। अब यहाँ पे इसके स्प्रेड होने का कारण बताया गया है कि जब कोई इंसान डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आ जाता है या ब्रीथ करता है ऐसे सिक्रीशन को जहाँ पर किसी ऐसे इंडिविजुअल ने स्नीज किया हो जिसको पहले से ही डिप्थीरिया हो। इसे प्रिवेंट करने के लिए आपका WHO कहता है कि 3 डोजेस लेनी चाहिए और इसके अलावा 3 बूस्टर डोजेस की भी जरूरत होती है। ऑल्दो ग्लोबल लेवल पे अगर बात की जाए तो डिप्थीरिया के केसेस में कमी देखने को मिली है और इंडिया ने भी इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत इस बीमारी को कवर किया है।
अब बात की जाए इसके सिम्टम क्या रहते हैं, तो कहीं न कहीं आपका गला खराब रहता है, हल्का सा बुखार और गर्दन में स्वेलिंग देखने को मिलती है। उसके अलावा जो आपके लिम्फेटिक नोड्स होते हैं गर्दन के आस-पास के, वो भी सूजे हुए से लगते हैं। उसके अलावा मायोकार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है नर्व्स में और किडनी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है एक्सट्रीम केसेस में और लो ब्लड प्लेटलेट्स भी हो सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है इसके बारे में। इसके अलावा जब ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो आपके हार्ट रेट पे इम्पैक्ट करता है और साथ ही साथ ये पैरालिसिस कर सकता है आपके शरीर में। अब रिसेंटली इसके बारे में आपको दिल्ली में कुछ केसेस देखने को मिले थे 2018 में, तो इस वजह से मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये डिस्कस कर लेना चाहिए। आइए अब